मूवी की शुरुआत में हमें हैना और उसका हस्बैंड दिखाया जाता है। हैना और उसका हस्बैंड दोनों डैड से मिलने जा रहे थे क्योंकि उसके डैड ने अपने सारे बच्चों को बुलाया होता है। दोनों वहाँ जाने के लिए काफ़ी खुश थे। यहाँ हैना का हस्बैंड उसे बताता है कि हैना, मेरे डैड का 75वां बर्थडे है। 75वें साल में उन्होंने सबको वहाँ बुलाया है। उनसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। हैना कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी तुम मुझे ले जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन्हें बुरा लग जाए। वो जवाब देता है कि नहीं, मैंने तुमसे शादी की है, तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है। दोनों अपने बाप के आलीशान घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ हैना के हस्बैंड के 3 भाई होते हैं और एक बहन होती है। एक बड़ा भाई, छोटी बहन कैमी और बीच वाली बहन थी। आपस में मिलकर वो काफ़ी खुश होती हैं, लेकिन वो हैना से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उनका मानना था कि हैना ने हमारे भाई से पैसे के लिए शादी की है। सभी गार्डन में आ गए थे और सोच रहे थे आखिर ऐसा क्या है जो डैड ने सबको इकट्ठा बुलाया है। सबका ये मानना था कि उनका अपना बर्थडे है, इस वजह से बुलाया होगा, लेकिन उनके डैड का गार्ड कहता है कि आप लोगों के डैड को बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप लोगों से डैड बहुत ज़रूरी बात करेंगे। हैना का हस्बैंड उन सबको अंदर लेकर जाता है और कहता है कि वो ऊपर वाले कमरे में चलें क्योंकि डैड वहीं मिलेंगे। वो सब ऊपर वाले कमरे में जाकर अपने डैड से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि मैंने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया है ताकि घर में कोई और ना आ सके। बच्चों को ये बात सुनकर बहुत सबको करनी होगी। आज रात को कोई आने वाला है जो मुझे मार देगा। मेरी हिफाजत करनी होगी ताकि मुझे कोई मार ना सके। ये सुनकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कौन आएगा। डैड उनसे कहते हैं कि मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। बच्चे कहते हैं कि आप मजाक करना बंद करें और सच में बताएं आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो। मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तुम इस बात को सीरियस लो, क्योंकि अगर मैं आज रात को मरता हूँ तो यह चीज़ तो तय हो चुकी है, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी की हो जाएगी, मेरे बच्चों की। लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो अपनी प्रॉपर्टी को तुम सब में बांट दूंगा। तुम्हें बस आज रात मुझे महफूज रखने के लिए कुछ भी करना है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन तभी वो अपने गार्ड को हुक्म देते हैं कि अब तुम जा सकते हो, और वहाँ से गार्ड चला जाता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अच्छे से लॉक करके चला जाता है ताकि वहाँ से कोई अंदर ना आ सके और ना ही कोई बाहर जा सके। वो सब नीचे जाकर बात करने लगते हैं आखिर डैड को ऐसा क्या हो गया है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन सबको लगता है कि डैड शायद हमें आजमा रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी आएगा उन्हें मारने के लिए, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे तो पहले से ही लॉक्ड हैं। तभी हैना उनसे कहती है कि आप पता है डैड सच बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो उन्हें उनकी जान बचानी होगी। तो वो इन सब बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कैमी सबसे पहले शराब वाले रूम में गई और वहाँ जाकर ढेर सारी शराब की बोतलें रखी हुई थी। तब शराब को ले रही थी, अचानक उसी कमरे में से कुछ आवाज़ आती है। सुनकर वो काफ़ी डर गई। जब आवाज़ के पीछे वह जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उसे किसी की परछाई नज़र आती है तो उसका पीछा करने लग जाती है। जब वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसका भाई वहाँ आकर दरवाज़ा खोल देता है और उससे पूछता है आखिर तुम अंदर क्या कर रही थी। कैमी बताती है कि उसे किसी के नीचे होने का एहसास हुआ है, लेकिन उसका भाई कहता है कि नीचे तो कोई भी नहीं है। हैना का हस्बैंड उसे अपने डैड के पास आया तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे खुशी है कि हैना यहाँ आई है, लेकिन मैं उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि हैना को यहाँ पर मत लाओ। तो वो कहता है कि हम दोनों ने शादी की है तो हैना भी हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। कैमी का भाई जब पॉल खेल रहा था तो अचानक से उसका गिलास नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी पॉल को सारी बॉल इकट्ठी दिखाई देती है। यह देखकर वो फिर से हैरान रह गया और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी दूसरी बहन आ जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। कैमी काफ़ी बोर हो रही थी, वो स्विमिंग पूल में चली जाती है नहाने के लिए, लेकिन जब वो कैमरा ऑन करती है तो उसे अपने पीछे कोई खड़ा हुआ नज़र आता है।
लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो आवाज़ लगाती है जो भी वहाँ है वहाँ से बाहर आ जाए, लेकिन जब वो चेक करने गई तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। फिर स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। तभी अचानक कोई आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका माथा काट देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसे आत्मा स्विमिंग पूल में फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैमी के भाई बहन आपस में बात कर रहे थे कि आखिर उनके बाप ने ऐसा क्यों किया और उनके साथ क्या प्लानिंग चल रही है। लेकिन तभी वहाँ हैना का हस्बैंड आ जाता है, जो सुन लेता है उसकी बीवी के बारे में कोई बुराई कर रहा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कैमी यहाँ नहीं है। जब वो नीचे गए तो उन्हें कैम की लाश मिलती है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर किसका काम हो सकता है ये। तो कैम का भाई कहता है कि वो तो हमारी बहन है, हम तो उसे नहीं मार सकते, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी लड़की है जो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। यह सुनकर हैना का हस्बैंड यानी उसका भाई कहता है कि मैं अपनी वाइफ पर ऐसे इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ ही थी। वो कैम के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। उन दोनों का मानना था कि अगर घर में सारे दरवाजे बंद हैं और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता उसे मारने के लिए, इसलिए हमारा शक हैना पर था। हैना ने ही उसे मारा होगा। जब उसके डैड को यह बात पता लगती है तो उसकी छोटी बेटी मर गई है, तो वो नीचे आके अपने बेटी की लाश के सामने रोने लगता है और कहते हैं उसकी मौत बहुत ही बुरी हुई है। सब पूछते हैं आखिर उसको मारने वाला कौन है। डैड उन्हें बताते हैं कि ड्रेसल है, उनके घर में एक आत्मा मौजूद है, लेकिन कैम को मारकर उसने हमें उससे छीन लिया है। मैंने उससे कुछ बिजनेस डील की है जिसकी वजह से वह ऐसा कर रहा है। यह सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और बताए गए, लेकिन डैडी उन्हें पूरी बात नहीं बताते। तो कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, मेरी बेटी तो मर गई है, लेकिन अब मैं हैना को भी अपने वारिस मानूंगा, जिसकी वजह से मैं उसे अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कैमी के दोनों बहन भाई काफ़ी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि डैड आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरी बेटी की मौत के बाद किसी को तो प्रॉपर्टी मिलनी ही है ना, इसलिए अगर तुम्हें और अमीर होना है तो मुझे ज़िंदा रखना होगा। कैमी का बड़ा भाई अपनी डैड को ऑफिस से गन ले लेता है अपनी हिफाजत के लिए और कहता है जिस किसी ने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़। हैना और उसका हस्बैंड नीचे गए, जहाँ उन्हें कैमी की लाश नहीं मिलती। यह देखकर वह हैरान हो गए और सोचते हैं कि आखिर उसकी लाश कहाँ गई। वो समझ जाते हैं कि यहाँ ज़रूर कोई आया है और उसे जान से मार डालेगा, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका हस्बैंड हैना से कहता है कि हम नीचे के रास्ते से निकल जाते हैं, तो वो नीचे जाने लगते हैं ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। कैमी की बहन उसकी पेंटिंग की तरफ देखती है, वह उसे घूर रही थी। यह देखकर वो हैरान होने के साथ साथ डर भी जाती है, लेकिन तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसे शांत करके कहता है मैं डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हैना और हमारा भाई मिलकर ये सब साजिश करेंगे। हैना और उसका हस्बैंड नीचे थे, वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हैं तो उसे पता चलता है कि हर जगह से वह लॉक्ड है। तभी हैना का हस्बैंड एक लॉक खोलता है और कहता है इसमें थोड़ी सी जगह है निकलने की। हैना वहाँ से निकलने लगती है ताकि बाहर जाकर उसे मदद मिल सके, लेकिन वो निकलने की बजाय वहीं पर ही अटक जाती है। उसे दूसरी तरफ बाहर कुछ नज़र नहीं आता, जो देखकर बहुत डर जाती है। अपने हस्बैंड से कहती है मैंने किसी को देखा है। वो हैना को छुड़वा आता है, उसे लेकर भागने लगता है। जब वो दरवाज़ा बंद कर रही थी तो अपने सामने एक डेमन को देखते हैं। उसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये सब क्या चीज़ है। इससे पहले वो उनके पास आता वो दोनों भागकर लॉकर में चले जाते, लेकिन तभी कैमी के भाई उस लॉकर का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि वो बाहर ही ना जा सके। ये सब देखकर वो परेशान हो गई। उसका हस्बैंड कहते हैं अगर यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर से कम होगा तो हम यहाँ पर ही मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, इसलिए हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो दोनों कोशिश करने लगते हैं वहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। कैमी के बहन भाई जब आगे बढ़ रहे थे, किसी ने आवाज़ आई। कैमी की बहन जब देखने आगे बढ़ी तो कोई ताकत उसे हवा में उड़ाने लगती है और देखते ही देखते वो ताकत अपने आप उसके साथ रूम में ले गई। जब उसे होश आता है तो वो खुद को रूम में पाकर हैरान रह जाती है
और उसे वहाँ पर डीम के पैरों के निशान भी नज़र आ रहे थे। तभी वो कैम की पेंटिंग की तरफ देखती है जिसकी माथे से खून निकल रहा था। अचानक कैमी उस पेंटिंग से बाहर आ जाती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और कैमी पर उल्टी कर देती है। तभी कैमी का भाई वहाँ आकर उस पर गन तान देता है और कहता है कि वो मेरी बहन है, दूर रह वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन वो नहीं रुकती तो वो उसे शूट कर देता है। जब कैमी वहाँ से गायब हुई तो देखता है कि गलती से उसने अपनी दूसरी बहन को ही शूट कर दिया जिससे उसकी भी मौत हो गई, यानी उसने अपनी गलती से बहन को ही मार दिया। यह जानकर उसे बहुत ही दुख होता है। वह बहुत ज़्यादा रोने लगता है, पर वो समझ गया था कि हैना का किया धरा नहीं है बल्कि यहाँ पर कोई और डेमन है जो ये सब कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा जिसकी वजह से वो दोनों मरने वाले थे। तभी उनका भाई आकर वहाँ से दरवाज़ा खोलता है, उन्हें बाहर निकालता है, उनकी जान बचाता है और उनसे कहता है मैंने जो देखा है उस पर तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने डेमन को देखा है। दोनों उसे बताते हैं हम दोनों ने भी डेमन को देखा है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलना होगा। कैमी का भाई कहता है तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, तब डैम का ध्यान भटकाने की कोशिश करूँगा। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहे तो डैम ने उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बुक शेल्फ के पीछे कोई खुफिया रूम है और जब वो उस रूम को खोलते हैं तो उसके अंदर उसके सारे डायमंड से जुड़ी चीज़ें मिलती है। यह देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उनके डैड ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो डायमंड यहाँ पर आ गया। उन्हें वहाँ एक डायनामाइट साइन मिलता है जिसके अंदर खून था। कैम का भाई जब डीम को ढूंढ रहा था तो अचानक से उसके सामने वो कैम बनकर आ जाता है जिससे वो घबरा जाता है और बैलेंस खराब होने की वजह से सीधा नीचे गिर जाता है जिससे उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन उसकी गन भी उससे दूर पड़ी हुई थी। तभी वो डीम फिर से उसकी दूसरी बहन का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है और वो उसे गले से लगाकर उसका सारा खून पी जाता है जिससे उसका जिस्म तबाह हो गया और बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। दोनों जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ से पहुँचकर देखते हैं कि वो भी वहाँ से गायब हो चुका है। यह देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब वो भी मारा गया। फिर वो दोनों वहाँ से फ़ौरन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वो अपने डैड के रूम में चले गए और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसके सारे बहन भाई मर गए हैं। वो दोनों ने बताते हैं इस घर में एक डेमन है जिसके साथ मैंने किसी खास मकसद के लिए एक डील की थी। दरअसल मैं अपने सारे बच्चों को उसके सामने कुर्बान कर दूंगा ताकि मैं इमॉर्टल अमर बन सकूं कुछ टाइम में और जी सकूं, क्योंकि अमर बनने के बाद मैं लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता हूं। मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं 75 साल का हो गया हूं और मुझे मरना मंजूर नहीं। और जिंदा रहने के लिए मैंने अपने सारे ब्लड लाइन यानी अपने बच्चों का या अपनी नस्ल का सेक्रीफाइस दे दिया, यानी उनकी कुर्बानी। उसने अपने बच्चों की आत्मा को डैम को बेच दिया था। तभी वो डैम एक एक करके उसके सारे बच्चों को मार रहा था। यह बात कहने के बाद वो एक बंदूक उठाता है और अपने बेटा हेना के भी शूट कर देता है। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर हेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है और उनका डैड हेना को भी मारने लग जाता है और कहता है कि असल में देखा जाए तो तुम मेरी फैमिली की नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो उसे शूट कर देता है। हेना के हाथ में गोली लग जाती है जिसकी वजह से वह थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। हेना फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है और घर में छुप जाती है अपनी जान बचाने के लिए। जब हेना डैड को ढूंढते हैं तो वह उसके सामने नाटक कर रहा था कि तुम्हें मैं अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ, मैं तुम्हें कभी अपनी फैमिली नहीं बना सकता। और अपने बेटे से बोलता है कि वो लड़की यानी तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और तुमसे शादी कर ली, जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा। तभी हैना को वहाँ पर बंदूक मिल जाती है जिसे उठाकर वो उसे डैड को शूट कर देती है। तभी एक फर्नीचर उसके ऊपर गिर गया जिससे वह नीचे अटक जाता है। उसे बताती है कि असल में तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन हम दोनों ने वो गिफ्ट अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं, और अब जब तुम मरने वाले हो तो मैं वो गिफ्ट तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। वो फ़ौरन उसे गिफ्ट दिखाती है जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर थी। वो बताती है कि असल में मैं माँ बनने वाली हूँ और जो बच्चा आपके बेटे का है यानी आपका पोता, वो तो आपका ब्लड लाइन है, मतलब कि तुम अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर नहीं हो।
बल्कि ये बच्चा है जो तुम्हारी ब्लड लाइन में तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, बल्कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे का है। तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक यही बनेगा। असल में उसके हिसाब से उसके पेट में जो बच्चा है वो इमॉर्टल होगा, क्योंकि उनका बाप तो मरने वाला है। यह सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, पर डेमन ने भी ये सब सुन रहा था। डेमन फौरन उसके पास जाता है और उसे काट कर खा जाता है, जिससे बूढ़े आदमी की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद हैना वहाँ से बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि हम साथ में कितने खुश हुआ करते थे। कुछ देर बाद जब सुबह हो गई, बूढ़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर कार में इंतज़ार कर रहा था। जब दरवाज़ा खुला तो वो देखता है कि दरवाजे से बाहर उनका बाप नहीं आया, बल्कि उनकी बहू निकली है, जिसके पेट में उसका आखिरी ब्लड लाइन